गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 98 है। 90 डेज में हमने रेलवे का जो मैथ्स है उसे कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी चल रही हैं डे 91 से रिवीजन क्लासेज। तो रिवीजन की आज हमारी क्लास 8 है। चैप्टर है हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और आज हमारा ऑलमोस्ट सारा का सारा अर्थमेटिक का सेक्शन रिवाइज हो जाएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको इन क्लासेस की PDF मिलती हैं, प्लस नीचे वाला जो पार्ट है वो अपना डाउट ग्रुप है। यहाँ आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सवाल नंबर 270 क्लासेज में हमने डिस्कस कर लिया था 269 क्वेश्चंस को। देखो, इन सेशंस की स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि 90 डेज़ में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई थी। टेलीग्राम चैनल से उनका PDF उठाएं और उन क्लासेस को करें। वो आपने कर रखी हैं तो आप रिवीजन करें, क्योंकि एक क्लास के अंदर अराउंड 35 से 40 सवाल, या पिछली क्लास में तो हमने 44 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 1 घंटे के अंदर। स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है। आपका यहाँ काम क्या रहेगा कि जैसे स्क्रीन पर आपके सामने सवाल आए तुरंत के तुरंत उसको रीड करें। छोटी सी बात मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो काम आएगी, एक होती है हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में जो मामला लिखा हुआ है, कोई भी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करने की नीड होती है। तो देखो, 1 किलोमीटर मान लो इसको, 1 घंटा मान लो। एक का मल्टीप्लाई तो हर जगह ही रहता है। 1000 मीटर अपोन में 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10/36, 5/18 हो गया। तो जैसे ही आप किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, ये बदल जाता है मीटर पर सेकेंड में। अगर आपके पास स्पीड मीटर पर सेकेंड में है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दे 18/5 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर के अंदर। एक तो सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। प्लस जब ये चैप्टर हमने पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि जो 18 की आपकी टेबल है वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कैलकुलेशन के नाम पर। कई बार स्पीड इसी टाइप से आती है, जैसे 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, 18 8 144 होता है, 8 5 40, 40 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। तो इसलिए टेबल को भी ध्यान रखें। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पीड एवरेज को। स्पीड एवरेज की बात करें, स्पीड एवरेज 2 टाइप से होती है। एक तो जब आपको ये कहता है कि अपनी यात्रा के आधे समय, मान लो वो x स्पीड से जा रहा है और आधे समय वो y स्पीड से जा रहा है, तो उस केस में स्पीड एवरेज क्या हो जाएगी, x + y/2। जब ये कंडीशन चलती है किसके अंदर, हाफ टाइम के अंदर। क्लियर है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्पीड एवरेज, जिसमें आपसे ये कहता है कि वो हाफ जर्नी, आधी यात्रा x स्पीड से, आधी यात्रा y स्पीड से, तो उस केस में एवरेज स्पीड आपके पास आ जाती है 2xy अपोन में x + y। इस पर कई सारे हमने अच्छे सवाल भी डिस्कस किए थे। कई टिपिकल सवालों को ये जो पैटर्न आप अप्लाई कर देते हो ये आसान कर देता है। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपके सामने सीधा सवाल ही स्पीड एवरेज का पूछ रहा है, या फिर कोई रैंडम आपको पैटर्न दे रखा है, तो उस केस के अंदर आप टाइम या फिर डिस्टेंस को अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं और फिर भी आप डील कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 270। लैंग्वेज को रीड करना। 270 में आपसे क्या कहा, राधा घर से ऑफिस की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है और ऑफिस से घर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। यात्रा का कुल समय कितना है, 10 घंटे। तो घर से ऑफिस की दूरी, तो असल में ये वो केस है कि राधा घर से ऑफिस गई और ऑफिस से फिर घर आई, तो जर्नी का हाफ पार्ट ये हो गया, ये हाफ पार्ट हो गया। कंप्लीट जर्नी क्या है, घर से ऑफिस जाकर फिर घर आना। तो ऐसे केसेस में आप अप्लाई क्या करें, स्पीड एवरेज।
जाते टाइम स्पीड उसकी क्या है 4, आते टाइम 6, तो स्पीड एवरेज क्या होगी 2 इंटू में 6 इंटू 4, 6 गुणा 4 आपका 24 और अपॉन में 6 प्लस 4 आपका 10। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि राधा अगर इस स्पीड से जाए और इसी स्पीड से वापस आ जाए तो उसे क्या होगा, सेम ही टाइम लगेगा। अब आपसे पूछ रहा है घर से ऑफिस की दूरी, तो एक बात बताओ, इस स्पीड एवरेज से ये कितने घंटे चली, 10 घंटे चल गई। अगर आपसे कहे कि 10 घंटे में कितनी दूरी तय की, तो आप कहेंगे कि ये यहां से यहां गई और वापस यहां आ गई, ये कुल दूरी है। लेकिन आपको तो बतानी है कि घर से ऑफिस तक की दूरी क्या होगी, तो इसका क्या करना है, जस्ट हाफ हाफ करना है। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई का था ये हट जाता है, इतना सा बचा आपके पास, ये इससे कैंसिल आउट, तो 24 किलोमीटर आ गई आपके पास डिस्टेंस। तो ये थोड़ा सा पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप फॉलो करने का प्रयास करें, चीजें आसान होंगी। चलिए भाई, आगे क्या कहा कि एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियां 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल। ऐसे केसेस में आप 3 इक्वल डिस्टेंस मान लो और वो क्या मानो 10, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा 30। तो कुल डिस्टेंस आपने क्या मान ली 3 गुणा में 30, तो डिस्टेंस तो टोटल आ गई आपके पास 90 किलोमीटर। अब स्पीड एवरेज क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। पहले 30 किलोमीटर 10 की स्पीड से टाइम कितना लगा 3 घंटे, फिर अगले देखना 15 किलोमीटर 15 की स्पीड से 30 किलोमीटर 2 घंटे, फिर अगले 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से 1 घंटा, 3, 2, 5 और 1, 6, ये कटा 5 बार, तो रिजल्ट क्या आ गया स्पीड एवरेज का 15। तो ये वो तरीका है जहां पर आप इन सब चीजों को अज्यूम करके भी डील कर सकते हैं। फिर देखना, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 11/7 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले तो कितना समय बचा लेगी। तो नॉर्मल सी बात है, देखो या अपनी स्पीड के 7/11, मतलब अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड 11 है तो अब उसकी स्पीड क्या होगी, इसका 7/11 करोगे, 11 से 11 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। ये रिलेशन किसका है, स्पीड का। अगर हम टाइम का रिलेशन देखें तो ये इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज क्यों हुआ, क्योंकि आप लिखते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब भी कभी 2 केसेस में डिस्टेंस आपकी फिक्स रहती है, एक ही दूरी को बार बार तय किया जाता है, डिस्टेंस फिक्स हो गई, इसको हटा दो और इनके बीच में आप रिलेशन बना सकते हैं स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में टाइम, या स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। चाल आपकी समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो यहां पर आप सीधे सीधे लिख सकते थे कि भाई पहले केस में टाइम कितना लगेगा 7, दूसरे केस में टाइम लगेगा 11। दूसरे केस में लग कितना रहा, 11 ना लग के 22 घंटे, डबल किया है। पहले केस में 7 गुणा 2 14 घंटे लग रहा है। अंतर कितने का है, 4 का। आवर्स में कन्वर्ट करना है, 2 से गुणा करोगे 8 आवर, इतना ही आपको लिखना है। बाकी इस पर्टिकुलर सवाल में कुछ लिखने की वैसे नीड थी नहीं। 7/11 दे रखा है, ओरिजिनल स्पीड 11 मानो, बाद वाली स्पीड कितनी मानो 7। ओरिजिनल टाइम 7 हो जाएगा, बाद का टाइम 11 हो जाएगा। 11 22 घंटे को बताता है, अंतर दोनों के बीच 4 का है, 4 गुणा में 2 8 घंटे वो बचा लेगा। अगर आपसे ये पूछ लेता कि ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, तो उस केस में आप सीधे सीधे कह सकते थे 7 × 2 14 आवर्स। चलो भाई, सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है। देखो, एक केस में स्पीड ओरिजिनल 4 है, बाद में 3 हो गई, तो टाइम ऑटोमेटिक इंटरचेंज हो जाता है। तो जो 3 और 4 दिख रहा है आपको कि जब वो स्लो स्पीड से जाएगा तो उसे 4 टाइम लगेगा, ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो 3 लगेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। देरी से पहुंच रहा है 1 में, 1 20 मिनट को बताता है, ओरिजिनल टाइम 3 है, 20 गुणा में 3 60 मिनट इसका क्या हो गया ओरिजिनल टाइम। प्रयास करें ऐसे जो भी सवाल हैं इजी टू मॉडरेट, उनका ऑलमोस्ट पार्ट माइंड में करने का। एक बार आपको आदत डालने की नीड है, धीरे 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 आप किसी भी चैप्टर में आदत डालेंगे, वो ये मान के चलें आपकी पूरी की पूरी मैथ्स में वो आदत डलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखना, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। डिस्टेंस दोनों ही केसेस में फिक्स है। ए गंतव्य पर पहुंचने में 20 से 30 मिनट ज्यादा लेता है। ए द्वारा लिया गया समय 3 और 4 है।
अब एक बात बताओ, एक की स्पीड 3, एक की स्पीड 4, तो पहले का टाइम स्पीड कम है तो 4, दूसरे का टाइम स्पीड ज़्यादा है तो 3। तो असल में वो 3 4 आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है। बी के लिए क्या कह रहा है, बी ए जो है वो बी से 30 मिनट अधिक लेता है, दोनों का अंतर कितना है, एक किसको बताता है भाई, 30 मिनट को। ए द्वारा लिया गया समय, ए की स्पीड 3 है तो टाइम कितना लगेगा, 4, 4 गुणा में 3, 120 मतलब 2 घंटे। वर्बली किया जा सकता है इनको भी। फिर देखना, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ही दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कितना समय लगेगा। देखो आदमी एक बार गाड़ी से जाता है, पैदल वापस आ जाता है, 4 घंटे 30 मिनट। एक बार और चला दो इसको, गाड़ी से गया पैदल आ गया, 4 घंटे 30 मिनट। तो क्या है इसमें, टोटल 7 घंटों में आपने क्या देखा, आदमी 2 बार गाड़ी से गया, 2 बार आपका पैदल आ गया, 7 घंटे लगे। अब क्या करा है, दोनों ही दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करें। इसका मतलब जाए भी गाड़ी से, आए भी गाड़ी से। तो एक बात बताओ, 2 बार गाड़ी से यात्रा कर ली, 7 घंटे में 2 बार गाड़ी है और 2 बार पैदल है, 3 घंटे दोनों बार गाड़ी के घटा दो, तो 4 घंटे उसे किस में लगते हैं, पैदल चलने के अंदर। दोनों दिशाओं में पैदल चले तो 1 मिनट 4 4 8, ओके 9 आवर्स है ना ये। तो देखो क्या किया, गाड़ी और पैदल से उसने आपको टाइम बताया 4 घंटे 30 मिनट। मैंने क्या किया, एक बार और गाड़ी से जाओ पैदल आओ, तो 4 30 ऐड होकर 9 घंटे लग गए। फिर देखना, अगर वो गाड़ी से यात्रा करता है, दोनों ही गाड़ी से ही जाए गाड़ी से ही वापस आए, 3 घंटे, टोटल 9 घंटे। तो इसका मतलब यहाँ पर उसे कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लिखा जा सकता है। कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग। दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। ठीक है, हो गया। चलो पीछे हमने क्या है, पैटर्न दूसरा डिस्कस किया था, वही डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार तो क्या होता है, मान लो वो कार से जा रहा है, एक बार वो पैदल जा रहा है, तो कुल मिलाकर के टाइम लगा उसे 4 घंटे 30 मिनट, 4.5। फिर दूसरे केस में क्या कर रहा है, दोनों ही बार गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से। तो एक बात बताओ, एक तरफ गाड़ी से जाने का समय 1 घंटे और 30 मिनट, टोटल कितना हो गया था भाई, 3 घंटे। तो हाफ कर दिया तो 1 घंटे 30 मिनट। पैदल की बात करें तो देखना जरा, ये 1.5 घंटा उससे लेस होगा, एक तरफ पैदल जाने का समय 3 घंटे हो गया, दोनों दिशाओं में पैदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे। हाँ, उस टाइम हमने शायद पढ़ते टाइम इस मेथड को प्रीफर किया था। दूसरा भी मेथड है, वो सीधे ही 2 का मल्टीप्लाई करके भी आप डील कर सकते हैं। देखना जरा क्या कहा, 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है, तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। स्पीड आपके पास कितनी है भाई, 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का अगर आप रेशियो लेना चाहिए, ये तो एक्चुअल है, रेशियो लेना चाहें तो किससे कट रहा है यहाँ पर, 5 से, 9 और ये आपका 12, इसके बाद 15 से कट रहा है ना, 3:4। टाइम का अगर आप रेशियो लेंगे इंटरचेंज हो जाएगा, 4:3। अब क्या कह रहा है कि पहली बस की अपेक्षा यात्रा में दूसरी बस 5.5 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, तो यहां पर अंतर आ रहा है एक का, एक किसको बता रहा है, 5.5 आर को। अगर मैं इस टाइम को पूरा का पूरा एक्चुअल में कन्वर्ट करना चाहूं तो 4 को गुणा कर दो 5.5 से, 2 से करोगे 11 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 22 घंटे इस केस के अंदर लगेंगे अगर वो यात्रा करता है 45 किलोमीटर पर आवर से। स्पीड एक्चुअल आपके पास 45 है, टाइम आपके पास 22 घंटे है। डिस्टेंस चाहिए तो क्या करो, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 45 गुणा में 2 90, 45 गुणा 2 90, 90 और ये कितना हो जाएगा 990। ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया यहाँ से करेक्ट लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 277 की बात कर लेते हैं। देखो 72 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। या तो ऐसा कर लो भाई, पहले टाइम आपका कितना है 9 और बाद में कितना चाहिए आपको 8। स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो वही है, तो स्पीड आपकी 8 रेशियो में कितनी हो जाएगी 9।
पहले केस में स्पीड कितनी है 72, 8 को 72 बनाया, 9 से गुणा कर दिया, 72 बन गया। दूसरे केस में 81 हो जाएगी, या सीधे सीधे अंतर 1 का है, 1 किसको बताएगा 9 किलोमीटर पर आवर को। कैसे भी कर लो, 81 निकाल लिया, 72 लेस कर दिया, या फिर अंतर यहाँ पर ही दिख रहा है, अंतर को एक्चुअल में कन्वर्ट करना है तो 9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए भाई 278, अगर आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस के पांचों सेशन जो करवाए गए हैं 90 क्लासेस के अंदर वो नहीं किए हैं तो सीधे रिवाइज करोगे, बहुत सारे इश्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? वहाँ एक एक सवाल के अंदर एटलीस्ट हमारे पास 2-2 मेथड तो होते ही थे, कुछ कुछ जगह हम लोग 3-3 मेथड्स भी काम में ले रहे थे। तो अगर वहाँ पर आपने चीज़ों को प्रॉपर मैनर में नहीं पढ़ा है तो यहाँ एक इश्यू आपके सामने आ सकता है कि यार ये टीचर क्या करवा रहा है। ठीक है, आजकल जैसे क्लासेस के ऊपर क्या डिसलाइक भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है, कुछ नए बच्चे होते हैं, पहली बार स्ट्रीम पर जुड़ते हैं, फिर वो देखते हैं यार ये क्या बवाल चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो शुरुआत से बच्चे जुड़े हैं उनको तो आइडिया होगा कि किस मैनर में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इस बार वही है, आपके ऊपर भी अब जिम्मेदारियां आ गई हैं। मेरी तो जिम्मेदारी जो चल रही थी लगभग मैंने निभा दी है, रिवीजन करवा के मॉक टेस्ट करवाने हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि रेलवे की एग्जाम के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना है प्लस सिलेक्शन लेना है। चलो भाई, ए और बी की दूरी जो है वो 144 किलोमीटर है। 2 कार एक साथ शुरू होती हैं, ए और दूसरी बी से, दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे में मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 9/8 घंटे में। देखना जरा, जब दो व्हीकल्स आपके एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्पीड रिलेटिव क्या होती है S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, बड़े में से छोटा लेस करते हो, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ऐसे समझ लो, या ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, दोनों डायग्राम सेम ही है। ये इस तरफ आ रही है मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, इनकी तो डायरेक्शन सेम है, इसकी ऑपोजिट है, ये इधर है ये इधर है, या फिर ये इधर है ये इधर है। इस केस में स्पीड रिलेटिव क्या होती है, अगर ये स्पीड S1 है ये आपकी S2 है तो आप स्पीड रिलेटिव लिखते हो S1 प्लस S2। ये क्यों होता है इसका लॉजिक तो हमने पहले ही समझ लिया था। अब थोड़ा सा गौर से देखना, अगर वो एक दूसरे की एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटे के बाद मिलती है। तो देखना जरा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, पहले केस में क्या है एक ही दिशा में चल रही है, स्पीड रिलेटिव क्या होगी ऑब्जर्व करना, डिस्टेंस 144 है, 144 किलोमीटर का गैप है, उसे 12 घंटे में इन्होंने क्या कर दिया 0 कर दिया, तो 144/12 स्पीड रिलेटिव कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं तो डिस्टेंस आपकी 144 है, टाइम कितना लगा है भाई आपको 9/8 आवर्स, डिवीजन करोगे 9/8 का, 9 से कैंसिल आउट करोगे यहाँ पर एक बार और फिर कितना बचेगा आपके पास 5, 9 6 54, 16 और गुणा में 8 करोगे, 8 6 48 आपका, 8 और 4 12 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, तेज गति से जो कार चल रही है उसकी स्पीड, सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो S2 से S2 कट जाएगा, फास्ट वाली वही है ना, ये फास्ट है तभी तो इससे स्लो को लेस किया गया है, यहाँ 2S1 आ जाएगा, इधर एडिशन करोगे 140, S1 की वैल्यू 2 का भाग दे दोगे तो कितनी आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर, लिखा जा सकता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 279 की बात कर लेते हैं। 279 में देखना इसने आपसे क्या कहा, 279 में इसने कहा 2 कारें A और B दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और 9 बजे शिमला के लिए रवाना होती हैं, स्पीड है 40 और 50। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ मिलेंगी, कितने टाइम के बाद मिलेंगी। तो देखो, एक सुबह 8:30 चल गई, दूसरी 9 बजे, तो इसका मतलब 9 बजे दोनों कारें चल रही होंगी, एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है, तो 9 बजे से तो अपनी स्पीड रिलेटिव काम करेगी। अब 9 बजे के बाद कितना टाइम लगेगा मिलने में वो देखना। तो पहली कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आधे घंटे में उसने दूरी कितनी तय कर ली 20 किलोमीटर, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस हो गई। अब 9 बजे के बाद आपको टाइम बताना है कि 9 बज चुके हैं, एक कार आगे जा रही है एक पीछे से जा रही है, स्पीड रिलेटिव कितनी होगी, आगे वाले की स्पीड 40 है ये 50 है, एक ही दिशा में है तो 50 माइनस 40 कितनी हो गई 10। तो आप कह सकते हैं कि ये 2 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। दिल्ली से वो स्थान कितने किलोमीटर की दूरी पर है,
तो 9 बजे के बाद 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब सेकंड जो हमारी कार है वो 9 बजे स्टार्ट हुई है, जिसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 की स्पीड से 2 घंटे में ये दूरी कितनी तय कर लेगी 100 किलोमीटर। ये हमारा रिजल्ट हो गया। अगर आप पहले वाली कार से निकालते तो क्या करते? पहले वाली कार कितने घंटे चल चुकी है? 8:30 से 9, आधा घंटा वो 2 घंटे बाद में, 2.5 घंटे। 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते तो भी हमारा रिजल्ट कितना आ जाता? 100 किलोमीटर। चलिए भाई देखना, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे और एक्स घंटे लेते हैं। एक्स का मान क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न था। क्या लिखा था? स्पीड 1 अपॉन में स्पीड 2 बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन में T1। कौन से केस में अप्लाई होता था? थोड़ा सा बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि 2 लोग हैं, एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है। मिलने के बाद ये कुछ पर्टिकुलर घंटे, जैसे इसने 2.5 घंटे दे दिए और ये मिलने के बाद x घंटे में मिलता है। ऐसा जहां कहीं भी आपको केस लगता है उस जगह पर ये पैटर्न अप्लाई होता है। स्टार मार्क कर लेना। इवन एसएससी सीजीएल मेंस में भी ये सवाल पूछे जा चुके हैं इस टाइप के। तो एक संभावना बनती है, एक पैटर्न कई बार रिपीट हो रहा है तो हो सकता है रेलवे इसे उठा ले। अब देखो, ए की चाल हम लोग क्या करते हैं, ए को ऊपर टारगेट कर लेते हैं और बी को नीचे की तरफ टारगेट कर लेते हैं। तो देखो, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। बी की स्पीड 5 मानोगे, 20% 1/5 होता है, तो 5 ओरिजिनल स्पीड, उससे 1 बढ़ा दोगे, ए की स्पीड 6। फिर देखना, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः, ए कितनी देर में पहुंचता है, तो ए का टाइम इधर होगा, 2.5 घंटे को लिख लिया 5/2 आवर्स, और इसका कितना है x। इसका स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ क्या बनेगा 36/25 और बराबर x अपॉन में, ये तो सारा मामला हट जाएगा 5/2। इसको काट दो 5 से, इसको काट दो 18 से। x की वैल्यू कितनी आ गई 18/5, 3 बार डिवीजन 3/5। तो एग्जाम में करने लायक काम बस इस पैटर्न का इतना ही होता है, बशर्ते आपको पता हो कि ये पैटर्न अप्लाई कहाँ होता है। रेशियो से करेंगे तो हो जाएगा, जहां पर इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करके हमने देखा था, लेकिन वही है कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस चैप्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के सवाल बनते हैं जिनकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है एग्जाम में, तो उनको अलग से रिमाइंड करके रखें। अब देखना, कोई रेलगाड़ी है, खंबे को 12 सेकंड। देखो, जब भी कभी कोई ट्रेन पार करती है किसको, ये मैं मान लेता हूं हमारे पास क्या है ट्रेन, जब भी कभी ये किसी पोल को क्रॉस करती है, अगर इसकी लेंथ क्या है x मीटर, तो ये क्या होगा, पार कब मानी जाएगी भाई, यहां पर पोल है, ये इसका इंजन यहां आया, इंजन का पॉइंट, जैसे ये पूरी की पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं हो जाती है तब तक हम ट्रेन को क्रॉस हुआ हम नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब जब भी कभी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये सिनेरियो पोल का भी हो सकता था कि आपको ये कह दे कि ये ट्रेन किसी पर्टिकुलर पेड़ को पार करती है, वहां पर भी ये सिनेरियो होगा, क्योंकि पोल हो गया, पेड़ हो गया, या फिर कोई आदमी भी हो सकता है। आदमी के लिए शर्त ये भी है कि आदमी खड़ा हुआ हो सकता है, ये भी शर्त हो सकती है कि आदमी जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आदमी ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आदमी के लिए तीनों की तीनों स्थितियां हैं। एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, ये सारे के सारे पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं, तो उस केस में इनको जब भी ट्रेन क्रॉस करेगी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब दूसरा केस क्या होता है, जब भी कभी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी थी x मीटर, ये जब भी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई क्या है y मीटर, या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, या फिर किसी टनल को क्रॉस करती है, या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो उस केस में पार कब मानोगे। जैसे ये ट्रेन है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहाँ, इसका इंजन का सबसे आगे का पॉइंट यहाँ पर है, ये इस पर चलती रही, क्या ये पार हो गई, क्या अब पार हो गई, नहीं, ये यहां पहुंचेगी तब पार मानोगे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट यहां था ये कहां चला गया, यहां, तो एक लंबाई ये y हो गई, ये वाली लंबाई आपकी x हो गई। तो पार कब मानेंगे, जब दोनों के बराबर लंबाई को तय कर लिया जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, फिर यहां पर वो स्पीड रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपका काम करता है।
देखना जरा इस सवाल में क्या कहा। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई। देखना 170 मीटर लंबा पुल है। अब एक बात बताओ, यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ट्रेन जब किसी भी पोल को पार करती है तो टाइम कितना लेती है, 12 सेकंड का ले लिया। अगर ये 170 मीटर लंबे ब्रिज को पार करेगी तो एक बात बताना, खुद के बराबर इसे लंबाई तय करनी होगी, प्लस 170 मीटर भी इसे चलना होगा। टाइम कितना बता रहा है, 36 सेकंड। तो 12 सेकंड तो इसी में ही चलेंगे, तो सेकंड कितने बचे, 24 सेकंड। 12 सेकंड ये खुद के लिए चलती है और 24 सेकंड ये किसके लिए चलती है, प्लेटफॉर्म के लिए। रेलगाड़ी की चाल क्या है, एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो सीधे सीधे आप ऐसा करो, समझ आ गई होगी बातें। 170 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, डिस्टेंस हो गई, टाइम कितना है ये फाइंड करना है, 36 सेकंड लगे। 12 सेकंड तो खुद के लिए, पहली बात में हिंट कर रखा है, तो इसका मतलब 24 सेकंड में वो 170 मीटर चली। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा यहाँ पर 4 बार, 5 और 4 20, एक जीरो हटा दिया, 2 का डिवीजन है, 51 में भाग दोगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 25.5 किलोमीटर पर आवर लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 282 में क्या कहा, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। तो सिंपल सी बात है, टाइम लेना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है, जब भी कभी आदमी को क्रॉस करेगी, आदमी खड़ा हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है या सेम ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम चाहिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और अगर वो चल रहा है तो स्पीड रिलेटिव। अब देखना रेलगाड़ी 20 की चाल से चल रही है, 10 की चाल से उसी दिशा के अंदर, तो स्पीड रिलेटिव क्या होगी, 20 - 10, तो टाइम कितना लगेगा भाई, 18 सेकेंड। इजी वे में डील किया जा सकता है। चलो अगला सवाल देखना यहां से। अगले सवाल में क्या कहा, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की कुल लंबाई। तो देखना रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, 90 को मीटर पर सेकंड में बदलें तो 5/18, 18 5 90, कितना टाइम, कितनी स्पीड हो गई, 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चली, और डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो स्पीड इंटू में टाइम, 60 सेकंड में इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो कुल दूरी कितनी आ गई, 25 गुणा में 60। ठीक है, 25 गुणा में 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 मीटर दूरी चली। अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, इसका मतलब खुद के बराबर भी दूरी चली है, प्लस में प्लेटफॉर्म के बराबर भी दूरी चली है, दोनों समान बता रहा है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इस 1500 मीटर के अंदर जस्ट हाफ कर दो, ये 30 आ गया, तो कितना आ जाएगा भाई, 750 मीटर लिखा जा सकता है। कोई खास दिमाग ही नहीं लगाना था, सीधे सीधे सवाल सोल्व हो जाते हैं। देखना भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। डिस्टेंस कितनी है भाई आपके पास, 500 मीटर। टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रिलेटिव, एक ही दिशा में है तो स्पीड लेस होगी, 63 - 3 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किसके अंदर है टाइम, ये डिस्टेंस है मीटर में, मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 18 ऊपर चला जाएगा। इसे सोल्व करते हैं, ये आपका जीरो आ गया, 6 5 30 करोगे, एक जीरो कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, तो टाइम कितना लगेगा भाई यहाँ से आपका 30 सेकंड लिखा जा सकता है। चलिए 285 की बात कर लेते हैं। और ये जो कैलकुलेशन इस टाइप से चलती है, इसका थोड़ा सा प्रयास करें पकड़ने का, धीरे धीरे पकड़ जाओगे, फिर खुद की चीजें भी कुछ डेवलप करोगे, कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाई 800 मीटर और 400 मीटर है को पार करने में 100 सेकंड तथा 60 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखो 400 मीटर वाले को जब वो पार करेगी, 400 मीटर वाले को जब वो पार करेगी पुल को, तो उस केस में इसे कितनी दूरी तय करनी है, एक तो खुद के बराबर दूरी तय करनी है जो कि मान लेते हैं हम लोग x मीटर, तो x मीटर भी चलेगी, 400 मीटर भी चलेगी, और टाइम कितना लेगी भाई 60 सेकंड। जब ये 800 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, 800 मीटर लंबे जब ये पुल को पार करेगी
तो x मीटर दूरी चलेगी, तो इस 800 के मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ, 400 और 400 मीटर। अब एक बात बताओ, इतना चलने में उसे कितना टाइम लगता है? इतना चलने में उसे 60 सेकंड का टाइम लगता है। और इस पूरे के पूरे 800 वाले को तय करने में, भाई ट्रेन की लंबाई तो एक ही बार तो काउंट करोगे, ऐसा थोड़ा ना 10 टुकड़े कर दिए तो 10 बार ट्रेन क्रॉस करेगी, नहीं। वो तो हमने इसे रिलेट करवाने के लिए किया। कल को अगर 900 मीटर होता तो 400 मीटर इसमें काम में लिया तो इसमें 400 काम में ले लेते, बचा हुआ साइड में पड़ा रहता। पूरे मामले में टाइम लगा 100 सेकंड, तो इसके अंदर कितना लगा भाई? 40 सेकंड लिखा जा सकता है। यहां से आपको पता चल गया होगा स्पीड कितनी आ गई, देखना 40/4, स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब कैसे भी डील कर लो भाई, 60 सेकंड में इसको पार किया है, स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, कुल दूरी कितनी चल चुकी है? 600 मीटर, जिसमें से 400 मीटर ये है, तो 200 मीटर आपके पास क्या बच गई? लेंथ ऑफ ट्रेन। ये मेरे हिसाब से जो सवाल है, इसमें मुश्किल से आपको एक लाइन लिखनी होती है, आप इसे वर्बली डील कर सकते हैं, क्योंकि पहला पार्ट का डायग्राम अलग से नहीं बनाना, सीधे सीधे दूसरे में ही 400 + x को ब्रेक करो। 60 सेकंड लग गए, 40 बचे, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब 60 सेकंड के अंदर वो पार करती थी 10 के हिसाब से, तो टोटल डिस्टेंस 600 मीटर, 400 पुल हो गया, 200 आपकी ट्रेन हो गई। करना संभव है। देखना, एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे पर एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लेती है, इसकी स्पीड आपको बतानी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, डिस्टेंस कितनी चली हुई? 125, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? 18/5 से। देखना, 5 5 इसके पास 6 से काट दोगे, 3 बार 6 से काटोगे 5, 25 25 5 बार, तो कितनी आ जाएगी स्पीड? 15 किलोमीटर पर आवर लिखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 287। 287 में देखना क्या कहा, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 160 मीटर तथा 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है, उनकी चाल स्वतंत्र 67 है एक दूसरे को पार करने में। तो देखो, दोनों की जो कुल लंबाई है वो कितनी आ गई भाई? 100 200 300, 300 मीटर डिस्टेंस चली। स्पीड रिलेटिव एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, तो स्पीड रिलेटिव ऐड कर दो, 7 6 13 और 1 14, 146 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो गुणा किससे कर दो इसको? 5/18 से। आ गया? एडिशन तो सही किया ना हमने, 7 7 14, 7 6, हाँ 4 आएगा। तो देखना, 18 8 144 हो गया, 8 5 40 की वजह से ये कट गया, 30 में 4 का भाग दोगे तो 7 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा? 5। ये आपका हो गया रिजल्ट, 7.5 सेकंड में क्रॉस कर देगी। सॉरी। देखना अगला सवाल क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए जब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 120 मीटर है। समान ही चाल है, समान ही दोनों की लंबाई है, कुल लंबाई कितनी हो गई भी? 240 मीटर तय की। कितनी देर में? 12 सेकंड में। तो यहां से देखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ गई? स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। और इसे अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप क्या लिखेंगे? 18/5। तो ये कितनी आ गई? 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन इस स्पीड से, एक ट्रेन इस स्पीड से, और दोनों की स्पीड, इसकी भी x है इसकी भी x है, दोनों का एडिशन होकर के 72 किलोमीटर पर आवर बना। स्पीड रिलेटिव बनी है भाई ये तो इसका मतलब एक ट्रेन की स्पीड क्या होगी इसकी? जस्ट हाफ। पहले वाले की भी 36 किलोमीटर, दूसरे की भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि दोनों की स्पीड सेम है। इस सवाल में वो रेशियो चाहता तो भी चेंज कर सकता था। अब देखो, ये फिर से रेड वाला सवाल उठाया है। यहां पर देखो, आपको एक बात थी जो ध्यान रखनी थी, वो क्या थी? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में इन दोनों स्पीड का अंतर और इंटू में दोनों में लगे हुए टाइम का अंतर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो स्पीड से स्पीड कट गई, स्पीड इंटू में टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पैटर्न होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में। जब एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए सारी चीजें चल रही होंगी, बैंक पीओ के लिए, तो इस पर कई सारे बेहतर सवाल बनाए जा सकते हैं। कई सारे टिपिकल क्वेश्चंस को ये इजी वे में सोल्व कर सकता है।
देखना, एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखना, ट्रेन की चाल ओरिजिनल एस है, दूसरे वाली कितनी हो गई भाई, एस प्लस 20, और ये डेल्टा एस किसको बताता है, इन दोनों का अंतर। ये एस है, एस प्लस 20 है, अंतर 20। और देखना, पहले जितना टाइम लग रहा था उससे क्या हुआ, 2.5 घंटे कम। पहले टी टाइम लग रहा था, अब टी माइनस 2.5, दोनों का अंतर दोगे तो वो 2.5 घंटे ही रिप्रेजेंट करेगा सीधे सीधे। और कितनी डिस्टेंस तय की है भाई, 300 किलोमीटर। यहां से आपको वैल्यू फाइंड करके लानी है किसकी, एस की। चलो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं हम लोग। किसी से कट रहा है कि ये वाला पार्ट, जैसे इससे कट गया, 60 हो गया। s इंटू में s प्लस 20 इक्वल्स टू में 60 गुणा में क्या आ गया आपके पास, 40। कॉमन सेंस लगाएं, जैसे कॉमन सेंस लगाओगे तो s की वैल्यू जैसे हम लोग रख देते हैं, यहाँ पर 20 रखी, ये 40 बना, ये 20 बना। अगर मैं इसको 40 रखता हूं तो ये 60 बना और ये 40 बना, ठीक है। तो इसका मतलब s बराबर 40 पर ये मामला आपका क्या हो गया, जस्टिफाई, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, 2400 लिख भी लेते तो भी यहां से दिमाग लगाते तो भी आपका काम चल जाता। चलो भाई, अब आपसे क्या कह रहा है, 192 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय 192 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड 40 है। 40 गुणा 4 160, 4 घंटे तो पूरे लग गए। 32 किलोमीटर, 32/40 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 8/10.8, 4.8 घंटे आपके लग गए, ठीक है। मिनट में पूछता तो क्या करते, 0.8 को 60 से गुणा कर देते तो आपका बन जाता 48 मिनट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पैटर्न को आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, टाइम काफी ज्यादा किल होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। देखो, जैसे इसी पर एक सवाल उठाया कि खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर कम कर दी, 12 किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन या गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। उस उड़ान से पहुंचने की जो निर्धारित अवधि थी, मतलब एक्चुअल टाइम कितना था, ओरिजिनल स्पीड उसकी s थी, बाद में उसने क्या कर दी 300, तो s माइनस 300 लिखा। इन दोनों का अंतर दिख रहा है अभी 300, और टाइम पहले जितना भी लगता था उससे 2 घंटे ज्यादा, डेल्टा टी लेना है। और डिस्टेंस कितनी है आपकी, 1200 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है एक्चुअल टाइम, क्यों ना एक्चुअल स्पीड निकाल लें। तो देखना, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे यहां पर ये कट गया 600, इसको भी मैं हटा देता हूं तो 600 के गुणा में कितना चला गया, 300। अब देखो s की वैल्यू 300 से तो बड़ी होगी, जैसे 400 रखोगे तो 100 गुणा में इधर 400, वैसा सही नहीं दिखा। 500 रखा आपने, 500 में से 300, 200 गुणा 500, 600 रखोगे, ये 300 बनेगा, ये 600। तो इसका मतलब आप कह सकते हो s की जो वैल्यू है वो कितनी है, 600 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड आ गई। इसमें कभी भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं लगाना है, फैक्टराइजेशन भी नहीं लगाना, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन करोगे उसमें इतना टाइम किल होगा। बेटर क्या है, कुछ वैल्यू अज्यूम करते जाओ। फिर देखना, 1200 किलोमीटर दूर डेस्टिनेशन पर पहुंचने का एक्चुअल टाइम, 600 की स्पीड से 1200 किलोमीटर जाना, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लिखा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन है भाई अपना, सी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी। अगर आपको ये पैटर्न पता है तो एकदम आसान है, ये नहीं पता है, रेशियो का सहारा लोगे तो टाइम कंज्यूम होगा। सिंपल सी बात है। देखो, रूबी क्या कर रही है, पहले केस में स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का डिफरेंस कितना है, 1। टाइम का डिफरेंस देख लो, पहले मान लो वो 10 बजे पहुंचती थी, उसका कोई एक्चुअल स्पीड थी, उसके हिसाब से वो 10 बजे पहुंच जाती थी। लेकिन जब वो 3 की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट देरी से 10:05 पर पहुंचती है। लेकिन जब वो स्पीड मेंटेन करती है 4 किलोमीटर पर आवर तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब 9:55। तो 10:05 और 9:55 के बीच का गैप कितना है, 10 मिनट का। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो उसको कन्वर्ट करो, 10 में 60 का भाग दिया, आर में कन्वर्ट हो गया तो कितना आ जाएगा, 10 में 60 का भाग दिया 1 में ये मेंटेन हो जाएगा आपका 6, लिखा जा सकता है। तो 12/6, तो डिस्टेंस ही तो यहां से निकल के आ रही थी,
तो घर से मल्टीप्लेक्स तक की जो दूरी है आपकी वो कितनी आ जाएगी, यहां से 2 किलोमीटर। देखना 292 दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर की औसत चाल से बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 3:30 पर प्रस्थान करती है और 60 की औसत चाल से ए की ओर बढ़ती है। ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? पहले तो देखो कितने घंटे बाद मिलेंगी। पहली ट्रेन ए है, 3 से 3:30 तक अकेली चल रही, आधे घंटे, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी दूरी तय करेगी, इसका हाफ कर दो 25 किलोमीटर। तो गैप 575 का था, 25 कवर कर लिया है, कितने का बचा है 550 का। 3:30 की बात है ये, 3:30 के बाद क्या हुआ, एक इधर से भी जा रही है, एक इधर से भी जा रही है, स्पीड रिलेटिव 60 50 110। कितने घंटे बाद मिल जाएंगी भाई, 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाएंगे। अब क्या करें, स्थान ए से कितनी दूरी पर है। पहले वाली जो ट्रेन है वो ए ट्रेन थी ना, पहली ट्रेन ए से 3 बजे स्टार्ट हुई तो उसने ऑलरेडी 25 किलोमीटर दूरी तय कर ली। उसके बाद वो 5 घंटे, 3:30 के बाद 5 घंटे और चली, स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 गुणा में 5 कितना आ जाएगा 250 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो स्थान किससे, ए से 275 किलोमीटर की दूरी पर है। रिवर्स में भी कर सकते थे, बी से लिए उठा लेते, 5 घंटे 60 की स्पीड 300 किलोमीटर, टोटल कितनी थी 575, 575 में से उस पार्ट को 300 को लेस कर देते तो भी आपका रिजल्ट आ जाता। एक इंपॉर्टेंट सवाल फिर देखना, एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बसें छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आ रहे एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है, व्यक्ति की चाल बताएं। देखो यहां से जो भी बस है, हमने क्या मान लिया, यहां से कोई बस निकली है आपकी और ये जो बस है इसकी स्पीड कितनी बताई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 10 मिनट के बाद ये बस आपकी पहुंच जाती है इस पॉइंट पर। अगर यहां पर आदमी चुपचाप खड़ा है, कहीं भी नहीं चल रहा है, तो यहां 9 बजे जो बस निकली है 9:10 पर मिलेगी, 9:10 पर जो चली है वो 9:20 पर, 9:20 वाली 9:30 पर मिलेगी। ये सिनेरियो चल रहा है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही यहां पर बस स्टार्ट होती है यहां से 9 बजे, उसके बाद आदमी भी क्या करता है, इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। अब क्या कह रहा है कि 8 मिनट के अंतराल पर मिली, तो इसका मतलब 9 बजे बस यहां थी, आदमी यहां था, दोनों ही चल रहे थे, तो 8 मिनट में आदमी ने दूरी ये वाली तय की और बस ने 8 मिनट में ये वाली दूरी तय की। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट तक पहुंचने में बस को टोटल टाइम 10 मिनट लगता था, तो आप कह सकते हैं ये वाली जो दूरी जो आदमी 8 मिनट में तय करके आया है, इस दूरी को बस 2 मिनट में तय करेगी, क्योंकि बस का तो काम यही है, यहां से स्टार्ट होगी, 10 मिनट में यहां पहुंचेगी। आदमी सामने से चलेगा, 8 मिनट तक आदमी चलता रहा, 8 मिनट तक बस चलती रही थी, मिल गए दोनों, सवाल में भी दे रखा है। फिर 2 मिनट और चल जाएगी तो यहां पहुंच जाएगी। तो आप कह सकते हैं जो काम इसी पॉइंट में है सारा का सारा खेल, कि जो काम आपका बस ने किया है 2 मिनट के अंदर, वो काम आदमी करता है 8 मिनट में। तो टाइम की अगर हम लोग बात करें, बस वर्सेस पर्सन, जो काम बस ने 2 मिनट में किया है वो काम आदमी ने 8 मिनट में किया है। इससे इंटरचेंज करोगे, स्पीड का रेशियो 4:1, 4 किसको बताता है 20 को, 1 किसको बताएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके माइंड में ये डायग्राम सेट हो जाता है, इस सवाल को करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आता। इवन दो आप चाहें तो ये सवाल माइंड में भी पूरा का पूरा डील कर सकते हैं। चलिए भाई देखो, ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वे एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद मिल जाते हैं, लेकिन एक ही दिशा में 2.5 घंटे बाद मिलते हैं। उनमें से तेज चलने वाले की गति क्या है। देखो, जब वो 2 टाइप की आपके पास स्पीड है, जब एक दूसरे के आमने सामने चलेंगे इधर इधर, और एक बार क्या है दोनों एक ही डायरेक्शन में, गैप तो वही है 15 किलोमीटर का। अब देखना, वे एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद, तो स्पीड रिलेटिव इनकी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 15 अपॉन में हाफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30।
फिर इसने क्या कहा, एक ही दिशा में मूव करते हैं तो 15 और 2.5 घंटे बाद 5/2, 15 अपॉन में 5/2 करोगे 3 बार कट गया, ये कितना आ जाएगा 6। आपसे क्या कह रहा है कि तेज चलने वाले की गति आपको बतानी है। अब एक बात बताओ, ये फास्ट है S1, तभी तो S2 लेस किया, दोनों को ऐड करोगे 2S1 बराबर 36। S1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर लिखा जा सकता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 295। 295 में देखना, एक चोर 1:30 PM 1:30 PM पर चोरी करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना स्टार्ट करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 PM पर उसका मालिक जो है वो पीछा करता है, उसे किस समय पर पकड़ लेगा। अब एक बात बताओ, 1:30 बजे चोरी की, 2 बजे 40 की स्पीड से भाग रहा, आधे घंटे में दूरी कितनी तय कर ली 20 किलोमीटर। अब चोर और उस मालिक के बीच का जो गैप है वो कितना मेंटेन हो रखा है 20 किलोमीटर। अब ये पीछे से फास्ट स्पीड से भागेगा, ये 40 से भाग रहा है इसी दिशा में 50 से, स्पीड रिलेटिव कितनी आ गई 10, तो इसका मतलब 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। 2 घंटे कब से, जब से स्पीड रिलेटिव चल रही है, कितने बजे से 2 PM से चल रही है, इसका मतलब 4 PM पर पकड़ लेगा। तो ये ऑप्शन बी। कई बार आपसे पूछ लेता है कि चोर कितना भाग चुका है इस जर्नी के अंदर, तो जितना मालिक भागा उतना ही चोर भागा है। किस स्पीड से, 50 की स्पीड से। 2 घंटे तक मालिक कितनी दूरी तय कर चुका है 100 किलोमीटर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, रुकने वाले स्थानों को छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि जब भी कभी ट्रेन चलेगी 120 की स्पीड से चलेगी या फिर वो रुकी रहेगी। और रुकने वाले स्थानों सहित ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आप इससे क्या करो, एवरेज स्पीड रुक रुक कर चल रही है तो कितनी आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बेटर क्या रहेगा, बेटर ये रहेगा कि 50 किलोमीटर की दूरी आपने मान ली, ठीक है। रुक रुक कर जब चल रही है तो 50 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कवर कर लेगी, 1 घंटे में, ठीक है। अब इस जर्नी के अंदर ये जो 1 घंटा है, इसके अंदर आपको पता है 2 पार्ट हो रहे हैं। एक तो ट्रेन चल रही है, कुछ टाइम चल रही है, कुछ टाइम रुकी हुई है। तो यहां पर देखना, ट्रेन कुछ टाइम तो आपकी चल रही है और कुछ टाइम आपकी ट्रेन क्या है रुकी हुई है। और टोटल टाइम कितना लगा 1 घंटे, क्योंकि उसने कहा था कि रुक रुक कर जब भी वो चलेगी एवरेज स्पीड क्या होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमने मान लिया 50 किलोमीटर दूरी उसने तय की रुक रुक करके, तो 1 घंटा उसे लगा। अब इस 1 घंटे में क्या हुआ, कुछ देर वो चली, कुछ देर वो रुकी। रुकेगी उस केस में क्या है, डिस्टेंस कवर करेगी, नहीं करेगी। डिस्टेंस कब कवर होगी, चलती है इतनी देर में। तो यहां से 50 किलोमीटर दूरी और चलेगी तब स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। सवाल के लगाना चाहो तो स्टार लगा लेना। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और इससे देखना जरा, यहां से कितना आ गया 5/12 घंटे, गुणा कर दो 60 से, तो कितना आ गया भाई 25 मिनट ये चलती है। आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। 1 घंटे में 25 ही आ गया, इसका मतलब 35 मिनट के लिए ट्रेन क्या है 1 घंटे में रुक जाती है। कंफ्यूजन है तो इस सवाल की आप क्या कर लो, स्टार मार्क कर देना। अब देखना जरा, कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के भी। नाव और धारा के अंदर देखना जरा क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। जब भी कभी आपसे कहे स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कहोगे, पानी अगर आपका स्टिल है, एकदम स्थिर है आपका पानी, उस केस में जो बोट की स्पीड होती है उसे हम लोग नाम देते हैं स्पीड ऑफ बोट। अब देखना, मान लो कोई धारा नीचे की तरफ बह रही है, नीचे की तरफ ही बहती है, ऊपर तो बहती भी नहीं है, लेकिन नाव भी जब इस तरफ चलेगी। अब एक बात बताना, देखो बोट की स्पीड यहां पर क्या होती है b और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है s। तो इस केस में बोला क्या जाएगा कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ये क्या है डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल इसे कहा जाता है। जिस तरफ धारा आपकी बह रही है उसी तरफ आपकी नाव। लॉजिक हमने पढ़ लिए थे, क्यों जुड़ता है क्यों घटता है। सीधे सीधे बात आते हैं, यहां पर क्या लिखा जाएगा s + b, और बोला क्या जाएगा, यहां पर बोला जाएगा कि डाउन स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल। तो इसका मतलब क्या होता है, बोट की स्टिल वाटर में चाल
प्लस स्ट्रीम की चाल। इस बात को बस ध्यान रख लेना, क्योंकि वो शब्द हमेशा ही नाव की चाल प्रयोग में लाता है। स्थिर पानी में नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल, अप स्ट्रीम के अंदर नाव की चाल, तो नाव की चाल शब्द काम में लेगा। स्टिल वाटर में है तो इसका मतलब सिर्फ बोट की बात है। अगर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है तो इसका मतलब उसमें बोट प्लस स्ट्रीम दोनों ऐड है। और एक सिनेरियो आपका ये हो सकता था कि स्ट्रीम आपकी इस तरफ बह ही रही है, इस तरफ, और आपकी जो बोट है वो क्या करना स्टार्ट कर दे, इस तरफ चलना स्टार्ट कर दे। तो इस केस में क्या लिखा जाएगा, बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में क्या लिखोगे, बोट माइनस स्ट्रीम। ये सारा कुछ हमने देख लिया था। फिर इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो S से S आपका कट जाता है 2 बोट। तो B बराबर आप क्या लिख सकते हो, स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अप स्ट्रीम अपॉन में 2। तो आप यहां से कह सकते हो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो एवरेज है वो क्या होती है, आपकी बोट की स्पीड। जैसे अप डाउन स्ट्रीम में स्पीड 20 है, अप स्ट्रीम में कितनी है, 10 है बोट की स्पीड। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, तो आप कहेंगे 10 और 20 के बीच की जो स्पीड है, तो 10 प्लस 20/2 कितनी आ जाएगी, 15। ये मैंने कहा था कि आप इसी हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर कॉमन सेंस लगा के भी। चलो इसमें से मैं इसको घटा देता हूं, 20 से b कट गया, 2s आएगा मेरा। किसमें से, इसमें से इसको घटाया तो s की वैल्यू क्या हो गई, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो डिफरेंस है उसमें 2 का भाग दे दो, किसकी स्पीड आ जाएगी, स्ट्रीम या फिर धारा की। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हम लोग ये कहें कि इसमें कुछ रटने की नीड है। सारा का सारा खेल आपका क्या है, कॉमन सेंस का, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक, चलो क्वेश्चन पर आ जाते। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी वह धारा की प्रतिकूल 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल। देखो, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में 20/2, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 10। फिर प्रतिकूल में 20 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो इसका मतलब कितनी, 4। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, दोनों का जो एवरेज होगा वो किसकी स्पीड होगी, बोट की स्पीड। कितनी आ जाएगी भाई, 7 किलोमीटर पर आवर लिखा जा सकता है। चलिए आगे मूव करते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है धारा की चाल। तो एक तो बात ये बताओ, धारा के ऑपोजिट, ठीक है, अप स्ट्रीम के अंदर ये जा रही है 6 घंटे में, तो देखना 45 में 6 का डिवीजन आप करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 7.5 बार। ठीक है, 7 6 42, 3 बचा, 30 में 6 का भाग दोगे 5। 7.5 स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम की। अब इसने क्या कहा, देखो नाव की चाल कितनी है, 10। डाउन स्ट्रीम कैसे बना होगा भाई, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को लेस किया तभी तो डाउन स्ट्रीम बनता, सॉरी अप स्ट्रीम बनता है। फिर से बात को समझना, सब शायद गड़बड़ कर दिए मैंने। प्रतिकूल दिशा में या अप स्ट्रीम में 7.5 स्पीड आ गई, ये होती क्या है, बोट में से स्ट्रीम को लेस कर दिया। स्ट्रीम आपको चाहिए तो क्या आ जाएगी, 10 में से 7.5 कितना, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई खास ऐसे लेवल के सवाल मतलब मेरे देखने में नहीं आए रेलवे में। देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखना, डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल है, बोट प्लस स्ट्रीम। अब इसने क्या कहा, धारा की चाल कितनी है, 5, ये इधर आ जाएगा, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई भाई, 10, या 5 में क्या जोड़ा, 15 बना 10। अब क्या करें, इतनी ही दूरी डिस्टेंस ये हो गई, स्पीड निकालनी है और किसमें, प्रतिकूल अप स्ट्रीम में, तो उसमें क्या होगा, 10 में से 5 को लेस कर दो, बोट माइनस स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 5। कितना टाइम लगेगा भाई, 3 आवर लिखा जा सकता है। शायद मेरे ख्याल से जब ये सवाल आपको उस टाइम करवाया था तो वहां पर कैलकुलेशन एरर कर दी थी, इस सवाल में कैलकुलेशन की थी या डाउन स्ट्रीम मान के कर दिया था, ऐसा सा कुछ किया था। देखना सवाल नंबर 300। दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की चाल क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा की दिशा में बढ़ती है और बी धारा की प्रतिकूल दिशा में बढ़ती है, कितनी देर बाद वे मिलेंगे। देखो,
डिस्टेंस यहाँ से यहाँ स्ट्रीम बह रही है, डिस्टेंस कितनी है आपकी 108 किलोमीटर हो गई। अब आपको पता है एक तो इधर से आएगी, एक इधर से आएगी। जब ये वाली आएगी तो इसमें क्या होगा, बोट 1 प्लस स्ट्रीम, और ये वाली इधर आएगी तो बोट 1 माइनस स्ट्रीम, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो सब कुछ ऐड होगा। बोट 1 की स्पीड प्लस स्ट्रीम आ गई, फिर बोट 2 की स्पीड माइनस स्ट्रीम, स्ट्रीम से स्ट्रीम कट गया तो क्या बना, बोट 1 प्लस बोट 2। स्पीड रिलेटिव वैसे की वैसे काम करेगी, एडिशन कर दो 15 और 12 कितना आ गया भाई 27, 27 गुणा 2 54 गुणा 2 104, कितने घंटे में मिल जाएंगी, 4 घंटे के बाद। ठीक है, ये सवाल आपका देखा हुआ है तो आप तुरंत अज्यूम कर लेंगे कि मामला क्या है इसके अंदर। एक बार स्ट्रीम ऐड करती है स्पीड को, एक बार लेस कर देती है, वो मामला न्यूट्रल हो जाता है। देखो, धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रतिकूल दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। देखना, धारा की दिशा में अब बोट की स्पीड चाहिए, धारा की दिशा में 12 है, प्रतिकूल में 8 है, 12 8 20 बटा में 2, स्पीड रिलेटिव बोट की स्पीड कितनी आ गई 10। 24 किलोमीटर की दूरी को तय करना है 10 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा 2.4 घंटे, सीधे सीधे स्टिल वाटर में ही फाइंड करना है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है और आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको हम लोग डील कैसे करते थे, देखो यहां से यहां गई और फिर वापस आ गई, तो आप क्या कहोगे, आधी जर्नी ये है, आधी जर्नी ये है। जाते टाइम स्पीड क्या है, बोट प्लस स्ट्रीम, और वापस आएगी तब स्पीड क्या है, बोट माइनस स्ट्रीम, लिखा जा सकता है। अब जाते टाइम देखना जरा, जाते टाइम स्पीड एवरेज निकाल लेते हैं पहले तो। इस पूरे के पूरे मामले की हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड एवरेज। निकालने का तरीका क्या होगा भी, 2 इंटू बोट प्लस स्ट्रीम इंटू बोट माइनस स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस स्ट्रीम स्क्वायर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी 9, फिर नीचे क्या आएगा, दोनों का एडिशन, एस से एस कट गया तो क्या बचा, ट्वाइस ऑफ बोट। ये क्या निकला है भाई, स्पीड एवरेज की। जाते और आते टाइम अगर स्पीड एवरेज को मेंटेन कर लिया तो भी वही टाइम लगना है। टाइम कितना लगा है 3 घंटे, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 12 किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल आपको फाइंड करनी है, मतलब बी की वैल्यू यहां से निकलेगी। देखो ये वाला पार्ट इससे कट गया, इसको इससे काटोगे कितनी बार, 4 बार, 4 बी है बी स्क्वायर, बी इधर कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, बी माइनस 4 बराबर 9, ये आएगा। अब कोई वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट कर दो। वैल्यू अज्यूम करें जैसे हम लोग इसको किया तो सही है ना, 3 4 बार, और ये 4 बी हो गया, ये इधर आ जाएगा बी माइनस 4 बराबर 9। ठीक है, वैल्यू अगर हम लोग अज्यूम करें जैसे वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या बना, 5 गुणा में 1 6 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बना, 6 गुणा में 2 12। क्या मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम लोग, आने और जाने की जो कंप्लीट डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ बी भी यहाँ मेंटेन हो गया, 3 घंटे, धारा की दिशा में 12। अच्छा टोटल डिस्टेंस देखो 24 किलोमीटर है, 12 इधर और 12 इधर, टोटल 24 है। तो यहाँ पर देखना कितनी बार कटा है, 8 बार, 8 3 24, और यहाँ क्या मेंटेन होगा फिर, b माइनस 8 बराबर 9। बी की वैल्यू देखो 8 से बड़ी रखनी है, 9 वैल्यू रख के देख ले, 9 माइनस 8 1 गुणा में 9, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा जा सकता है। चलो भाई आगे और भी सवाल है क्या, हाँ एक सवाल और भी है, देखना। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटरबोट धारा की प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर आ जाती है। शांत जल में मोटरबोट की चाल ज्ञात करें। ये सेम वो पैटर्न वाले आपके सवाल हैं। मेरे हिसाब से आप इन सब की व्यवस्था बना लेंगे, क्योंकि रिसेंट में ही हमने क्या है, ऐसा भी कोई चांस नहीं बन रहा होगा आपके साथ कि स्पीड टाइम डिस्टेंस को आप भूल गए होंगे। 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन हुए भी नहीं होंगे, 8 दिन पहले की बात है जब हमने बोट एंड स्ट्रीम को पढ़ा था। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी मेरे ख्याल से आप कर ले जाएंगे, पैटर्न वो का वही है जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपकी सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलती हैं। क्लासेस के लिंक जो भी हैं वो भी आपको यहाँ मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिल रही है तो कम से कम वो फाइल सेक्शन में जाए
और वहाँ पर देखिए पुरानी भी PDF आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, या फिर अपनी क्लासेस तो एकदम सीक्वेंस से चल रही हैं, तो आप वासु सर रेलवे एग्ज़ाम डे 1 डे 2 डे 3 कोई भी डे सर्च करेंगे तो भी आपको सीधा सीधा यूट्यूब पर मिल जाएगा। सेशन आपको कैसे लगते हैं, स्पीड का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो भी आप जरूर कमेंट करें। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।